एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। दोस्तों जो हमारा टिश्यू चल रहा था, हमने पादप टिश्यू बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, हमने पादप टिश्यू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। वहाँ पे मैंने चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर आपने हमारी पादप टिश्यू की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उपकला ऊतक। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वह क्या होता है, जो उपकला ऊतक होता है हमारा वह क्या होता है। तो जो उपकला ऊतक होता है यह शरीर की आंतरिक और बाह्य सतहों को, ठीक है, यह शरीर की आंतरिक और बाह्य सतहों को ढकने या गुहाओं को अस्तर करने वाला एक प्रकार का ऊतक है। ठीक है, जो उपकला ऊतक होता है वो क्या करता है हमारे शरीर में, तो शरीर की आंतरिक और बाह्य सतहों को, ठीक है, आंतरिक और बाह्य सतहों को ढकने या गुहाओं को अस्तर, यानी जो अस्तर का अर्थ होता है कि जो उस पर एक कवर चढ़ाना, ठीक है, अस्तर करने वाला एक प्रकार का ऊतक होता है। यह सुरक्षा, अवशोषण, स्त्राव और संवेदन जैसी कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, जो उपकला ऊतक होता है हमारे शरीर में, ठीक है, जो टिश्यू होता है हमारा उपकला ऊतक होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसके मुख्य कार्य हो जाते हैं एक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, अवशोषण करना, स्त्राव करना और संवेदन, ठीक है, जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। और यह जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हमारे शरीर की आंतरिक और बाह्य सतहों को ढकने के लिए या गुहाओं के स्तर को अस्तर करने वाला एक प्रकार का ऊतक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। जो हमारा उपकला ऊतक होता है यह कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जो आकार और परत की संख्या के आधार पर कैसी होती हैं, ये शल्की होती हैं, घनाकार होती हैं या स्तंभाकार होती हैं। ठीक है, जो हमारी उपकला ऊतक है इसका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार जो होता है तो ये शल्की होती हैं, ठीक है, घनाकार होती हैं यानी क्यूबॉइड जो होती हैं, और स्तंभाकार हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें सरल या स्तरीकृत के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ये पूरे एक्सप्लेनेशन को मैंने 2 लाइन में डालने का यहाँ पे प्रयास किया है। ठीक है, शरीर और अंगों की सतह को ढकने का कार्य करते हैं। जो उपकला ऊतक होता है हमारा शरीर, जैसे कि इंसान की बॉडी हो गई, और जो हमारी बॉडी का जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो हमारे शरीर में ढकने का कार्य करती है। ठीक है, उसके ऊपर हमारी बॉडी के ऊपर जो त्वचा को होती है उसको हम बोल देते हैं उपकला ऊतक। ठीक है, और यह अंगों की सतह को ढकता है, जो कि हमारे अंग जो बने होते हैं सभी, इन अंगों में जो परत पाई जाती हैं स्किन की, वो भी हमारे क्या होती है, उपकला ऊतक के अंतर्गत ही बनती है। इसके मुख्य कार्य क्या हो जाते हैं, तो इसका मुख्य कार्य जैसे कि मैंने अभी बताया, जो सुरक्षा होता है, अवशोषण होता है और सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसके प्रकार देख लेते हैं। एपिथेलियल होता है, इसके प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो स्क्वेमस एपिथेलियल हो जाता है। ठीक है, पहला होता है स्क्वेमस एपिथेलियल। ये क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल क्या होता है, तो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स बड़ी, चपटी और स्केल जैसी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो स्क्वेमस एपिथेलियल होता है वह कैसा होता है, तो ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये बड़ी होती हैं, चपटी होती हैं और स्केल जैसी कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर की विभिन्न सतहों जैसे त्वचा, जो स्क्वेमस होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे स्क्वेमस एपिथेलियल कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी पाई जाती है जैसे त्वचा हो जाती है, मुंह हो जाता है, फेफड़े हो जाते हैं आदि में ये पाई जाती हैं। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य शरीर को बाहरी बलों और यांत्रिक क्षति से बचाना। ठीक है, जो स्क्वेमस एपिथेलियल होता है इसका मुख्य कार्य हो जाता है शरीर की बाहरी, जो शरीर को होता है हमारा, शरीर को बाहरी बलों से और यांत्रिक क्षति से बचाना होता है। ठीक है, एक लाइन में इसको समझे तो जो होता है ये कैसा होता है, इसका आकार ये सपाट होता है, पतली परत होती है त्वचा में। ठीक है,
जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्यूबॉइड। जो हमारा क्यूबॉइड एपिथेलियल होता है वह कैसा होता है, तो यह घनाकार कोशिकाओं से बना हुआ होता है। ठीक है, जो कि हमारा क्यूबॉइड होता है यह घनाकार को हम बोल देते हैं इंग्लिश से, जिसका कार्य क्या होता है, अवशोषण और स्त्राव यानी सिक्रेशन करना। ठीक है, जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल होता है उसका मुख्य कार्य क्या हो जाता है, तो अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। ठीक है, अवशोषण करना और बाहर निकालना, मतलब अंदर लेना और बाहर निकालना इसका मुख्य कार्य हो जाता है। यह शरीर के विभिन्न सतहों या विभिन्न हिस्सों जैसे कि वृक्क नलिकाओं, ग्रंथियों, वाहिनियों, अंडाशय और थायराइड ग्रंथियों में पाया जाता है। दोस्तों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, जो हमारा स्क्वेमस होता है वह कहाँ पे पाया जाता है, और जो हमारा क्यूबॉइडल होता है वह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना है। ये जैसे कि अंडाशय में पाया जाता है, ये हमारे टिश्यू जो होते हैं ये अंडाशय में पाए जाते हैं, यानी जो हमारा अंडाशय बना होता है यह इसी टिश्यू के द्वारा बना हुआ होता है। वृक्क नलिकाएँ होती हैं, ग्रंथियों की वाहिनियाँ हो जाती हैं। ठीक है, आदि सभी, जैसे थायराइड ग्रंथि में भी ये पाए जाते हैं। ये कैसी होती हैं, तो ये घनाकार होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा है कॉलमर एपिथेलियल। अब कॉलमर एपिथेलियल क्या होता है, तो कॉलमर एपिथेलियल होता है स्तंभ उपकला ऊतक, एक प्रकार का, इसको स्तंभ उपकला ऊतक बोलते हैं। ठीक है, का एक प्रकार का उपकला ऊतक है जो कैसी होती है, लंबी बेलनाकार कोशिकाओं की एक परत से बना होता है, जिसका मुख्य कार्य स्त्राव और अवशोषण करना होता है। ठीक है, ये कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये पेट में पाई जाती हैं, आंतों में पाई जाती हैं और गर्भाशय नलिका में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जैसे कई अंगों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये लंबी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि आंत हो गई हमारी। ठीक है, ये आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ये पाई कहाँ कहाँ पे जाती है, हमारे किस किस अंग में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो ये हमारे पेट में पाई जाती हैं, आंतों में पाई जाती हैं और गर्भाशय नलिकाओं में भी पाई जाती हैं। ठीक है, अगले देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ के मैंने चित्र के माध्यम से यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हमारी ये होती हैं, ये हमारी स्क्वेमस एपिथेलियल है, ये हमारी क्यूबॉइडल है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमारा चौथा है, तो चौथे में क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियल। सिलिएटेड एपिथेलियल क्या होता है, यह रोमक स्तंभकार उपकला, एक प्रकार का उपकला ऊतक है जो आयताकार कोशिकाओं से बना होता है, जिसकी सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सिलिया, ठीक है, जो इसमें बाल जैसी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोल देते हैं सिलिया। ठीक है, ये श्वसन तंत्र जैसे कि श्वसन नलिकाएं और महिलाओं की डिंब वाहिनी नलिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, जो रोमक स्तंभाकार होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं मुख्यतः, तो ये पाई जाती हैं हमारे महिलाओं की डिंब वाहिनी में और श्वसन तंत्र में। ठीक है, जहाँ सिलिया बलगम धूल कणों और डिंबों को एक दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो श्वसन मार्ग होता है वह रोम युक्त होता है। ग्रंथि एपिथेलियल में क्या है, तो जो हमारा ग्रैंडुलर एपिथेलियल होता है यह एक विशेष प्रकार का उपकला ऊतक है जो हार्मोन्स, एंजाइम, पसीना, लार, दूध, श्लेष्मा जैसे विभिन्न स्त्रावों या उत्पादों के उत्पादन और उत्सर्जन में माहिर होता है। यह उपकला ऊतक जो होता है कोशिकाएं ग्रंथियों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर के किस किस अंग में पाया जाता है, जो ग्रंथीय होता है। जैसे कि जो ग्रंथीय होता है हमारा, तो ये हार्मोन्स भी और एंजाइम भी। ठीक है, ये हमारी मिश्रित ग्रंथि हो जाती है। ये हमारी हो जाती हैं पसीना की एक ग्रंथि होती है, लार की ग्रंथि होती है, दूध की ग्रंथि होती है। ठीक है, श्लेष्मा की भी एक ग्रंथि होती है। तो हमारी ग्रंथि एपिथेलियम पाई जाती हैं।
ये किसका स्त्राव करता है? तो ये मुख्यतः जो स्त्राव करता है तो ये करता है रस और हार्मोन्स का स्त्राव। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ये चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा संयोजी ऊतक होता है वह क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं। संयोजी ऊतक शरीर के ऐसे ऊतक होते हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, यह सहारा देते हैं और बांधते हैं। यह शरीर की संरचना बनाए रखने के लिए आवश्यक कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ कार्य शरीर को सहारा देना, पदार्थों का परिवहन करना और चोट लगने पर मरम्मत करना इनका मुख्य कार्य हो जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य हो जाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, इसका मुख्य कार्य हो जाता है यह शरीर को सहारा और अंगों को जोड़ता है। ठीक है, जो हमारे अंगों को जोड़ना यानी कनेक्ट करना। ठीक है, यह अंगों को कनेक्ट करता है और शरीर को सहारा देता है। इसके प्रकार देख लेते हैं। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है इसके कितने प्रकार होते हैं? तो जैसे कि जो हमारी हड्डी हो जाती है, ठीक है, जो हमारे बोन होती है, हमारी उपास्थि होती है, रक्त होता है और लसिका होती है और वसा ऊतक होता है। ठीक है, ये हमारे सभी पांचों जो हैं हमारे, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि इनमें से कौन सा हमारा कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और 3 ऑप्शन हमारे इन्हीं में से आ जाएंगे और एक कुछ और भी दे सकता है, जैसे कि त्वचा, ये कुछ दे सकता है। ठीक है, तो उसको पूछ देगा कि इनमें से बताइए सही आंसर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें कनेक्टिव टिश्यू आपको 5 के 5 ध्यान रखना है। इनके कार्य देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जो हड्डी होती है हमारी, हड्डी का क्या कार्य होता है? यह कठोर शरीर को सहारा देती है। ठीक है, जो हमारी हड्डी होती है कठोर होती है और शरीर को सहारा देती है यह। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उपास्थि जो कार्टिलेज होता है यह लचीला होता है, ये जोड़ों में पाया जाता है। जो कार्टिलेज होता है वह जोड़ों में पाया जाता है, ताकि जो हमारे जोड़ होते हैं उनमें लचीलापन आ सके। ठीक है, जो अब देख लेते हैं हमारा तीसरा है ब्लड का क्या कार्य होता है? तो यह पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक। ठीक है, लसिका जो लिम्फ होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक कार्य करना, यानी रोगों से लड़ने का कार्य हमारा लसिका करता है, लिम्फ करता है। ठीक है, 5वां है हमारा वसा ऊतक। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वह क्या होता है? तो यह चर्बी संग्रह करने का कार्य करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित या संरक्षित करने का कार्य भी करता है। ठीक है, ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है हमारा। ठीक है, और बाकी यहाँ के आप देख सकते हैं जो हमारे बोन वगैरह हो जाते हैं, लिम्फ वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? इनको हम पेशी ऊतक भी बोल देते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज यानी पेशी ऊतक पशुओं के शरीर में पाए जाने वाले कोमल ऊतक होते हैं। ठीक है, जो संकुचन और शिथिलन द्वारा गति प्रदान करते हैं। तो जो पेशी ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये मुलायम होते हैं यानी कोमल होते हैं और यह शरीर के जो शिथिलन और संकुचन होता है उसको गति प्रदान करने का कार्य हमारा पेशी ऊतक करता है। ठीक है, यह ऊतक विशेषकर संकुचनशील प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन से बना होता है। ठीक है, ये किन किन प्रोटीनों से बना होता है? जो पेशी ऊतक होता है हमारा, जो पेशी ऊतक होता है किन किन प्रोटीनों से बना होता है? तो ये बना होता है एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, जो कि मनुष्य के शरीर में संकुचन और शिथिलन की गति को प्रदान करता है। ठीक है, जो पेशीय तंतुओं को छोटा लंबा करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने हाथ को जैसे कि हमारा हाथ होता है, हम हाथ को अपने जब मोड़ते हैं तो हमारी पेशियां बिल्कुल छोटी हो जाती हैं और जब हम इसी हाथ को सीधा कर लेते हैं तो वही हमारी पेशियां बड़ी हो जाती हैं और लंबी हो जाती हैं। ठीक है, जो पेशीय तंतुओं को लंबा और छोटा करता है। ठीक है, मस्कुलर जो टिश्यूज होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
जो हमारे पेशीय ऊतक होते हैं ये मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो कंकाल मांसपेशी होता है, चिकनी मांसपेशी होता है और हृदय मांसपेशी होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि जो हमारी मांसपेशी होती हैं वह हमारे कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे हो जाते हैं 3 प्रकार से। पहला हो जाता है हमारा कंकाल, दूसरा हो जाता है हमारा चिकना यानी स्मूथ, और तीसरा हमारा हो जाता है हृदय। ठीक है, यानी हम इसको बोल दें तो ये हमारा हो जाता है हार्ट यानी कार्डियक। ठीक है, कार्डियक मसल्स भी इसको बोल देते हैं, जिनमें से कुछ ऐच्छिक और कुछ अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, इनमें से जो होती हैं हमारी, तो इनमें से कुछ ऐच्छिक होती हैं और कुछ अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक कहें तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता उनको करना, वो अनैच्छिक कहलाती हैं, और जो हमारे कंट्रोल में रहता है मांसपेशियों को मोड़ना, ठीक है, तो वो हमारी ऐच्छिक कहलाती हैं। जैसे कि जो हृदय पेशी हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं वह हमारी अनैच्छिक के अंतर्गत ही आ जाती हैं। ठीक है, गति, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह गति और गति से जुड़े कार्य करने का काम करता है। इसके प्रकार देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, ये कंकाल पेशी जो स्केलेटल हमारा मस्कुलर होता है, ये क्या होता है? तो ये हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है, ये स्वैच्छिक होता है, यानी ये होता है ऐच्छिक, मतलब अपनी इच्छा अनुसार इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे जो नियंत्रण में होता है उसको हम बोल देते हैं स्वैच्छिक या ऐच्छिक। ठीक है, दूसरा हमारा अंतःस्रावी पेशी होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? तो इसको हम स्मूथ मसल्स बोल देते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, अंदर हमारे शरीर के अंगों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं स्मूथ मसल्स। तो इनके कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो जैसे आंत हो गया, हमारा पेट हो गया, ठीक है, ये अस्वैच्छिक होती हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती। जो ये मसल्स होती हैं इनको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वह अनैच्छिक होती हैं। तीसरा देख लेते हैं, जो हमारा कार्डियक मसल्स होती हैं वह कैसी होती हैं? तो कार्डियक मसल जो हमारी होती हैं ये केवल हृदय में पाई जाती हैं। ठीक है, जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये केवल और केवल हमारे हृदय में ही पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने तीनों के चित्र डाल रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है स्केलेटल मसल्स, ये हमारा है कार्डियक मसल्स, और ये हमारा है स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो आप इनको चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अस्वैच्छिक लगातार कार्य करती हैं। अब देख लेते हैं नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, जो हमारा स्नायु ऊतक होता है ये क्या होता है? तो तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र का मुख्य ऊतक होता है, जो न्यूरॉन होता है। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिकाएं और न्यूरोग्लिया सहायक कोशिकाओं से बना हुआ होता है। यह ऊतक विद्युत तंत्रिका, यानी इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो स्नायु ऊतक होता है इसका मुख्य कार्य होता है विद्युत तंत्रिका आवेगों के माध्यम से सूचनाओं का संचालन करना। ठीक है, सूचनाओं का संचालन करना, जिसके द्वारा जिसके द्वारा क्या होता है? यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और पूरे शरीर में संचार होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य आपको ध्यान रख लेना है। स्नायु जो हमारा ऊतक होता है इसका मुख्य कार्य होता है यह सूचनाओं का संचालन करना। ठीक है, जिसके द्वारा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और पूरे शरीर में संचार होता है, कि हमें जो इसका सिग्नल पहुंचता है कि हमें भूख लग रही है, हमको ठंड लग रही है, तो ये हमारा स्नायु ऊतक के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है, शरीर की गतिविधियां, जैसे कि जो मांसपेशियों का संकुचन है, मांसपेशियों की गति, ग्रंथियों के स्त्राव का नियंत्रण करना, तो ये सारे काम हमारे कहाँ पे होते हैं? तो ये सारे काम हमारे हो जाते हैं जो हमारा स्नायु ऊतक होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य देख लेते हैं क्या होता है। जो इसका मुख्य कार्य होता है संदेश का आदान प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले डिटेल में बताया हुआ है और फिर मैंने 1-2 लाइन को आपको मुख्य रूप से मैंने डाल दिया है। ठीक है, कि अगर आप इतना सारा नहीं समझ पा रहे होंगे तो इन 2 लाइनों में आप ज़रूर समझ पाएंगे। ठीक है, इसका मुख्य इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। और अगर आपने न्यूरॉन वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है साइंस की, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। मैंने सारे के सारे चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। ठीक है, न्यूरॉन को मैंने एक एक पार्ट को समझाया हुआ है कि कहाँ पे हमारे माइलिन शीथ होते हैं, कहाँ पे डेंड्रॉइड्स होते हैं,
ठीक है। तो आप एक एक चीज़ वहाँ पे जा कर के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है। इसके भाग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसके भाग में सबसे पहला हो जाता है हमारा सेल बॉडी, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से हमारी जो न्यूरॉन वाली क्लास है, मैं उन्हें वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताई है कि जो हमारी सेल बॉडी है वो क्या होती है, हमारे डेंड्राइट्स कहाँ पे होते हैं, एक्सोन कहाँ पे होते हैं। तो अगर आपने ये अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने हमारा ये न्यूरॉन वाला वीडियो देख लिया है तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम ख़त्म कर चुके हैं जो हमारा एनिमल टिश्यूज़ है, ठीक है। हमने एक ही क्लास में इसको समाप्त कर लिया है। तो हम अगली नेक्स्ट क्लास हम अनुवांशिकी की लेकर आएंगे, जो कि क्वेरी आ रही थी, ठीक है बच्चों की, कि अनुवांशिकी के बारे में आप मैम कुछ समझा दीजिए। तो इसकी मैं कुछ फैक्ट लेकर के आऊँगी और इसके जो होने वाली बीमारियां हैं अनुवांशिकी के द्वारा तो वो लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे न्यू वीडियो डालें, मैथ का हो या रीजनिंग का हो या हमारा साइंस जीके का हो, तो आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।